अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक नंबर 9.10 स्टार्ट करना है, जो कि है ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड। पहले हम प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो उसकी मेंशन कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। हम कहते हैं कि जी ग्रेविटेशनल वेव इज अ stretch and compress of space, and it is measured with a change in length between two objects। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि आपकी बुक में ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में लिखी हुई है। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में अगर आप इसके नाम से देखें ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता चलता है कि वो वेव जो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होंगी उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल वेव है। अब देखिए कॉन्सेप्ट बेसिक ये है, आप सब लोगों को पता है कि हमें पता है कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होती है, जिसकी वजह से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब आपकी बुक में वो ग्रेविटेशनल वेव को एक्सप्लेन करने के लिए ना एक लफ्ज इस्तेमाल करेगा, स्पेस टाइम। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्पेस और टाइम होती क्या चीज है, स्पेस टाइम। उसके बाद फिर हम प्रॉपर इस टॉपिक में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पर बात हुई है। देखिए, अगर हम स्पेस और टाइम पर बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स से पहले हम कहते थे कि जी स्पेस होती है जगह, कोई भी जगह जहां पर कोई भी इवेंट परफॉर्म किया जा रहा होता है। ठीक है, और टाइम होता है वक्त, मतलब कब आप कोई भी इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स से पहले स्पेस और टाइम यानी कि कोई भी इवेंट कब परफॉर्म किया जा रहा है और कहां पर परफॉर्म किया जा रहा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही मॉडर्न फिजिक्स की इंट्रोडक्शन हुई या मॉडर्न फिजिक्स के बारे में लोगों ने जानना या पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपको बताया था कि जो स्पेस एंड टाइम है ये रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के। इन्होंने हमें ये बताया था अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होते हैं। इनकी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी से पहले या मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कशन से पहले स्पेस और टाइम दो अलग अलग बातें थी। ठीक है, हमने कहा था कि जो स्पेस है जो टाइम है ये आपस में एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपको बताया था कि स्पेस और टाइम जो है वो साथ साथ चलते हैं। इन्होंने आपको बताया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना यूनिवर्स में जो मूव कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, और स्पीड ऑफ लाइट होती है स्टूडेंट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन्होंने बड़े अच्छे से इस कॉन्सेप्ट की जस्टिफिकेशन दी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्पेस में मूव कर रहा होता है तो स्पेस में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की भी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, यानी कि 3 × 10⁸ के इक्वल होती है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में या आसान अल्फाज में आप स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट को यूं पढ़ेंगे कि ये जो स्पेस है ये 3 डायमेंशनल फैक्टर है या क्वांटिटी है, जिसमें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस की बात करते हैं, और टाइम जो है ये एक और इंडिविजुअल 1 डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो स्पेस टाइम क्या है, हम कहते हैं इट इज अ कॉन्सेप्ट विच कंबाइंस 3 डायमेंशंस of space and 1 dimension of time to form a 4-dimensional system। ठीक है, कि जब हम किसी भी 4 डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं जिसमें 3 डायमेंशन स्पेस की होती है और 1 डायमेंशन टाइम की शामिल हो रही होती है, तो हम इसे कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस टाइम। ठीक है, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट ये था, या इन्होंने जो हमें ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बताया था वो ये बताया था कि देखिए ये कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपके पास कहीं पर बहुत ज्यादा पानी है ना, और आप अगर उस पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक टब है जिसमें पानी है ना, अगर आप इस पानी के टब के अंदर एक स्टोन फेंकते हैं तो देखिए इसमें से यूं इस तरह से वेव जनरेट होना शुरू होती है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में वेव जनरेट होना शुरू होती है, ऐसे ही है। और ये जो जनरेटेड वेव होती है स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं दीज आर रिपल्स। ठीक है,
और हमें ये भी पता होता है कि जैसे जैसे ये जो रिपल्स है ना, ये सेंटर से दूर होते जाते हैं ना, तो इन रिपल्स की इंटेंसिटी या एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। तो आइंस्टाइन ने आपको ये कहा था, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपको ग्रेविटेशन वेव के बारे में ये कहा था कि अगर हम स्पेस टाइम में बात करें, हम स्पेस टाइम फैब्रिक में, स्पेस टाइम फैब्रिक आप यूं करें, फॉर एग्जांपल एक चादर है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर हमारे पास कोई भी एक स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट है, स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट है, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट के स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट में किसी भी छोटे मैस को प्लेस किया, जैसे कि देखिए ये एक छोटा सा मैस है, तो वो कहता है कि ये मैस जो है इस स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देगा। इट विल कॉज डीफॉर्मेशन, इट विल कॉज डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब आप एक मैस को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे ना, तो इस मैस की वजह से इसके अंदर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगी, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो चादर है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये जो चादर या ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ मूव करना है, ये ड्यू टू ग्रेविटी है, और इस नीचे की तरफ मूव करने के नतीजे में इस ऑब्जेक्ट के साइड पर जो कंसंट्रेटेड रिपल्स फॉर्म होंगे, उसको हम कहते हैं दीज आर ग्रेविटेशनल वेव्स। होप्सो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा कि आइंस्टाइन ने आपको ये बताया था कि अगर आप स्पेस टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें या दो ऑब्जेक्ट को देखें जो एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हो या ऑर्बिट कर रहे हो, तो उन दोनों के रिवॉल्व या ऑर्बिट करने की वजह से उन दोनों के गिर्द एक रिपल्स की फॉर्म में या कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में वेव प्रोड्यूस होती हैं। वो जो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में वेव प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, अब वो आपको बताया कि जी हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनके मैसेज भी कम है और वो एक्सेलरेट भी कम स्पीड के साथ कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्स में मौजूद चीजों में हमें ग्रेविटेशन वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को या हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाएं, यानी कि स्पेस टाइम में डिस्कशन करनी शुरू कर दें, तो फिर वहां पर चूंकि बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, यानी कि अगर हमने सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएं तो वहां पर बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। तो वो जो हैवी ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं, मीट अप करते हैं या एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू करते हैं, तो उनके नतीजे में उनके साइड्स पर जो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, उन रिपल्स को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स इन ग्रेविटेशनल वेव को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते होते हैं जिसे कहते हैं LIGO। LIGO स्टैंड्स फॉर L यानी कि लेजर, I यानी कि इंटरफेरोमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल वेव और O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेटरी। ये LIGO जो है ये एक डिवाइस है जो कि आपको ग्रेविटेशनल वेव को मेजर करके बताता है। मेजर करके कैसे बताता है कि ये एक L शेप का ऑब्जेक्ट होता है, L शेप ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर अ बीम ऑफ लेजर फॉल करवाया जाता है। ठीक है, ये जो लेजर फॉल करवाते हैं, तो ये जैसे ही इस लेजर को फॉल करवाया जाता है, तो ये लेजर बीम जो है ये ऑब्जेक्ट चूंकि एल शेप का होता है तो दो पाथ में डिवाइड हो जाती है, और दो पाथ में डिवाइड होकर रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस आकर जब आपको स्क्रीन पर ये दोनों वेव्स जो हैं ये टकराती हैं, तो स्क्रीन को स्टडी करके फिर साइंटिस्ट वगैरह आपको इन ग्रेविटेशनल वेव की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में और इन ग्रेविटेशनल वेव्स की इंटेंसिटी के बारे में बता रहे होते हैं। और ग्रेविटेशनल वेव को अगर आपने देखना है तो फिर आपको अपने जो सोलर सिस्टम है या जो हमारी अर्थ है उससे बहुत दूर स्पेस में जाना पड़ेगा। स्पेस में जो ऑब्जेक्ट का कोलाइड करना होता है उनके नतीजे में जो वेव्स बनती हैं, उन वेव्स को हम स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, होप सो ये बात आपको समझ आई होगी। अब अगर हम बुक में देखें, और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बुक में देखने से पहले बता दूं कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव होती है, ये जब भी किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है ना, तो ये ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पर स्ट्रेच भी करती है, कंप्रेस भी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक ब्लॉक है ना, और इस ब्लॉक के अंदर ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच भी करती हैं और सेम टाइम ऑब्जेक्ट के अंदर कंप्रेशन भी प्रोड्यूस करवा रही होती हैं। ठीक है, तो देखिए वो आपको बता रहा है कि ग्रेविटेशनल वेव इज अ स्ट्रेच एंड कंप्रेस ऑफ स्पेस, कि स्पेस के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेचनेस या कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, एंड इट इज मेजर्ड विद द चेंज इन लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। और ये जो इसको मेजर करने के लिए हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो लेंथ में चेंज आता है उसको स्टडी करते हैं। इस फिनोमेना में जो बनने वाली वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम ग्रेविटेशनल वेव का नाम दे रहे होते हैं। सो अगर हम बुक में देखें तो आपसे कह रहा है ग्रेविटेशनल वेव इज अ स्ट्रेच एंड कंप्रेस ऑफ स्पेस एंड सो कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग द चेंज इन लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कि अगर स्पेस में
कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेच या कंप्रेस करेगा तो फिर उस स्ट्रेच या कंप्रेस करने के नतीजे में उसके साइड्स पर जो रिपल्स प्रोड्यूस होंगे उसे हम कहेंगे दीज आर ग्रेविटेशनल वेव्स। स्टूडेंट्स, वो आपकी बुक में कह रहे हैं ग्रेविटेशनल वेव्स आर एक्चुअली द रिपल इन स्पेस टाइम। रिपल मैंने आपको बताया है कि ये जो इस तरह कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में जो वेव बनती है ना, इसे हम कहते हैं दीज आर रिपल्स इन अ स्पेस टाइम। तो मैंने आपको बताया है अर्थ से बहुत दूर। स्पेस टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 4 डायमेंशन शामिल होती है, यानी कि 3 डायमेंशन स्पेस की कोई भी इवेंट कहाँ परफॉर्म हो रहा है, 1 डायमेंशन टाइम की कोई भी इवेंट कब परफॉर्म हो रहा है। जब आप ऐसी जगह पर जाकर स्टडी करना शुरू कर देंगे तो फिर हम कहेंगे कि वहां पर बनने वाली जो ऑब्जेक्ट्स में से वेव हैं उनको हम ग्रेविटेशनल वेव का नाम देते हैं। When object move, the curvature of space-time changes and these changes move away as gravitational wave. When the object move, the curvature of space-time changes. Curvature का मतलब मैंने आपको बताया ना कि अगर ये आपके पास स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट है, आप इसमें कोई भी मैस रखते हैं तो मैस को इसमें रखने की वजह से इस ऑब्जेक्ट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। डिफॉर्मेशन कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो मेरा हाथ है ना, ये अगर स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर आप एक बहुत बड़ी सी बॉल रखते हैं तो देखिए बॉल के वेट की वजह से जिस एरिया पे आपने बॉल रखी होगी ना, वहां से मेरे हैंड के अंदर झुकाव प्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ ये यूं बेंड कर जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ये कर्वेचर बन गया है। ठीक है, कि स्पेस टाइम में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की वजह से उसके अंदर एक कर्वेचर प्रोड्यूस हो जाता है। फिर आपसे कह रहा है कि जी एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट एक्सेलरेट प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव, दिस इंक्लूड ह्यूमन, व्हीकल, एरोप्लेन एटसेट्रा, but the masses and acceleration of object on earth are too much small to make gravitational wave big enough to be detected with our instruments। कह रहे हैं कि यूनिवर्स में मौजूद जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मैसेज और एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल है, उनसे बनने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। फिर करना क्या पड़ेगा? To find big enough gravitational wave, we have to see far away outside of our solar system. The universe is filled with extremely massive objects undergoing quick acceleration that generate gravitational wave which can be detected। क्या आप अपनी सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएं तो बहुत ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, वो जब एक्सेलरेट करते हैं तो उनके एक्सेलरेट करने के नतीजे में जो रिपल्स की फॉर्म में वेव जनरेट होती हैं, these are called gravitational waves। Examples of some event that could cause the gravitational waves are when star explode asymmetrically। asymmetrically मतलब होता है randomly जब स्टार जो है वो एक्सप्लोड करते हैं और इस फिनोमेना को सुपरनोवा कहते हैं। When two big star orbit each other, when two black hole orbit each other and merge, कि 2 ब्लैक होल है अगर वो एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं और फिर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उनके साइड्स पर जो रिपल की फॉर्म में वेव्स बनेंगी, these are called gravitational wave। फिर वो कह रहे हैं कि जी इंटरफेरोमीटर आर टूल्स यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन इन मेनी फील्ड्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। They are called interferometers because they work on the interference of 2 or more light to create an interference pattern। देखें यहाँ पर भी मैंने आपको कहा ना, LIGO क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और LIGO में भी मैंने आपसे कहा कि एक एल शेप ऑब्जेक्ट है जिसमें बीम ऑफ लेजर लाइट को फॉल करवाया जाता है और जैसे ही लेजर लाइट पास होती है ना तो ये एल शेप यानी कि इस किस्म की शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है। ये इस किस्म की शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ से लेजर लाइट निकलती है तो देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई लाइट जब आपस में वापस आकर कंबाइन करती है तो फिर इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है और फिर इस इंटरफेरेंस की फिनोमेना की वजह से जो पैटर्न बनता है उसको स्टडी करके ग्रेविटेशनल वेव की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाता है। कह रहा है दिस पैटर्न कैन बी मेजर्ड एंड एनालाइज्ड। The interference pattern generated by the interferometer contain information about the objects or phenomena being studied. They are often used to make very small measurements that are not possible by any other way. That is why they are so powerful for detecting gravitational wave. LIGO's interferometer are designed to measure a distance of 1 by 10,000 the width of proton small enough। के मतलब LIGO का इस्तेमाल करके आप बहुत ज्यादा स्मॉल जो बिट्स होती हैं इनमें भी जो वेव जनरेट होती है उनको आप स्टडी करते हैं। और फिर ये जो नीचे फॉर योर इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें LIGO द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी is a large scale physics experiment and observatory designed to detect gravitational wave and to develop gravitational wave observation as an astronomical tool। मतलब इसमें वो आपको LIGO के बारे में बता रहा है। इस पैराग्राफ को आपने रीड कर लेना है। जैसे मैंने आपको LIGO के बारे में बताया ना कि ये एल शेप का ऑब्जेक्ट होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता किस तरह का है, ये काम कैसे करता है, ये आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है। आप इसको यहाँ से स्टडी कर लेंगे। और ग्रेविटेशनल वेव में जो बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको ये आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्पेस टाइम क्या चीज है और स्पेस टाइम में वेव्स बन कैसे रही होती हैं। ये 4 बातें आप इस टॉपिक में मेनली जो है वो याद कर लेंगे।